हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं राजीव अवस्थी। हमारे यूट्यूब चैनल मेक लर्निंग एंड योर पैशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, भारत के इतिहास को जानो सीरीज जीके एकेडमिक यूपी ट्रिपल एस सी यूपीएससी दिल्ली पुलिस एटसेट्रा। तो यहाँ पर जो हम वीडियो दे रहे हैं आप सभी के लिए, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताते चलते हैं, फिर आगे अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि इन वीडियो से, चूँकि यह एक एकेडमिक वीडियो है, 6-7 क्लास की हिस्ट्री बुक से लिए गए हैं और इन वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको टिक किए गए हैं। चूँकि यह एकेडमिक है, साथ में है जो अभ्यर्थी विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपकी अध्ययन में आपके लिए एक अतिरिक्त सहयोग की चीज़ जोड़ देता हूँ। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने प्रयास लक्ष्य के प्रति अग्रसर होइएगा और अपने दुगने उत्साह के साथ जुड़े रहिएगा। तो आपको परीक्षा में सफल होने की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। ये है हमारी 6 क्लास की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। इसके प्राथमिक चरण में हम सबसे पहले भारत के इतिहास के बारे में ही, कि हमारे इतिहास की जानकारी किस तरह से प्राप्त होती है, इसको हमने एक्सप्लेन किया था। तो जो हमारा पहला पार्ट था उस पार्ट की ओर आपने ध्यान दिया होगा। पुरातत्व, जैसा कि आपने देखा था, पहला जो पार्ट था वो था इतिहास को जानने के साधन। इतिहास को जानने के साधन में आपको साहित्यिक स्रोत, धार्मिक साहित्यिक स्रोत में आपके लिए 3 टॉपिक आए थे: धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण। उसके साथ में आपको पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत में आपको बताया गया था सिक्के, अभिलेख, स्मारक, पुरा स्थल, स्तंभ लेख, इस तरह की अन्य चीज़ें थी, इनको पुरातत्व की श्रेणी में लाते थे। अब उसके बाद हमने अगले चैप्टर पाषाण कालीन संस्कृति, इसको हमने आपको विशेष रूप से बताया क्योंकि यहाँ पर क्या था, आखेटक आखेटक, संग्राहक, फिर उत्पादक। इस आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। इसकी चर्चा की गई थी और यहाँ पर जो अलग अलग जो अवशेष प्राप्त हुए थे वो भी आपके चर्चित हुए हैं। वीडियो को उसके बाद फिर से देखिए। लिंक में हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक अवश्य देंगे। अगला है ताम्र पाषाणिक संस्कृति यानी हड़प्पा संस्कृति। कि यहाँ पर हड़प्पा संस्कृत क्यों कहा गया है, ये हमारी भारत की है। इसको दूसरा नाम सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहा गया है। और हड़प्पा, इसकी खुदाई किसने की, इसके अन्य क्या क्या स्थल हैं, जैसे मोहनजोदड़ो भी है, और इसके समकालीन और विदेशी सभ्यताएं, जैसे कि आपको पढ़ाया था हमने, ध्यान होगा आप सभी को, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, ये सारी चीज़ें। तो ये अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप वीडियो फिर से देख सकते हैं। अगला है वैदिक संस्कृति। तीसरा जो चैप्टर था वो था वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति, देखिए इसका सबका टाइम पीरियड भी था कि वैदिक संस्कृति पर आने से पहले हमने यहाँ पर ताम्र पाषाणिक में हड़प जो सभ्यताएं पढ़ाई थी उनका आपको समय पता होगा, 2500 से 1500। ठीक है भैया, 2500 से 1500 बीसी तक का समय था। अब 1500 बीसी से हम यहाँ पर आ गए थे 600 बीसी तक। जो वैदिक संस्कृत था, जो वैदिक काल में 2 तरह का हो गया, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ये 1500 से 600 बीसी तक हम यहाँ पर आ चुके थे। अब हम 600 बीसी में 6ठी शताब्दी की ही बात कर रहे थे। ईसा पूर्व का भारत है अभी ईसा तो 600 वर्ष बाद मिलेंगे आपको। यहाँ पर क्या है, ये द्वितीय नगरीकरण, धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भारत के प्रारंभिक राज्य, 16 महाजनपद, मगध साम्राज्य और भारत का सिकंदर का भारत पर आक्रमण, इन सभी चीज़ों को आपको बताना है। तो फिलहाल अभी जो हमने एक टॉपिक क्लियर किया था उसमें आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म ही बताए गए थे, केवल धार्मिक आंदोलन। अब हम 16 महाजनपद के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि ये 6ठी शताब्दी के भारत का रूप है और इसमें यहीं से मौर्य साम्राज्य तक पहुंचने से पहले आपको एक चीज़ और दिखाते चलते हैं हम। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, प्राचीन इतिहास, ये तो 6ठी शताब्दी यानी 600 से, और ये 400, चौथी सदी ईसा पूर्व तक का विवरण है यहाँ पर। और यहाँ पर यही वो समय था जो महाजनपद काल का समय बोला जाता है। और हम सभी जानते हैं प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद। तो यहाँ पर 16 महाजनपद पाए गए थे और इनकी ये जो प्रतिमाएं हैं, ये भगवान गौतम बुद्ध की है और ये भगवान महावीर स्वामी की है। यह जिन कहलाते थे, जिन जिन्होंने आत्मा को
विजेता हों, जिसने इच्छाओं को वश में कर रखा हो, तो इन सभी का आपको हमने डिटेल पढ़ाया। अब हम चलते हैं महाजनपद की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यूपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के लिए तो सभी अभ्यर्थी जानते होंगे कितना ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जैसा कि आपके सामने एक चित्र है, इस चित्र में आप देख रहे हैं 16 महाजनपद हैं। यहाँ पर कौन कौन से, पहला कंबोज गांधार, ये भारत से बाहर के थे, अब भारत से बाहर हैं, ये अफगानिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में। अब यहाँ पे आता है कुरु, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, पंचाल, कौशल, बज्जी, मल्ल, अंग, काशी, मगध, वत्स, चेद। काउंटिंग कर लीजिए, 16 महाजनपद हैं। पहले हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बुक्स से, उसके बाद यहाँ पर देखिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और ध्यान से देखना होगा। थोड़ा सा भी आपको समझ में ना आए तो कमेंट में निश्चित लिखिएगा। मैं आपको पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप अधिक से अधिक समझने की कोशिश करें। जैसा कि आप जानते हैं, आपने इससे पहले वैदिक युग में एक शब्द पढ़ा था, जन। जन किससे बनता है, इसके बारे में भी आपको बताया गया था। जैसे आपका ग्रह, ग्रह मिलकर के बनाते हैं कुल, ग्रह या कुल मिलकर के बनाते हैं गांव। इससे ग्राम का बनता है ग्रामड़ी, ग्रामड़ी मिलकर के बनाता है विश्व, और विश्व से क्या बनता है, ऐसे ना समझ सकते हैं आप, तो फिर समझ लीजिए दोबारा से। पहले आपका होता है ग्राम, तो ग्राम से पहले होता है घर, घर से ग्राम, ग्राम से विश्व, और विश्व के बाद आता है जन। और जो जन होता है, यह गांव, घर से बड़ा गांव, गांव से बड़ा विश्व, विश्व से बड़ा जन, और जन से जो बड़ा होता है वो सीधा फिर राजा होता है। और राजा को क्या कहा जाता है, जननायक। अब ये जन का विस्तार हुआ। आज भी हमारे यहाँ एक शब्द आता है जनपद। जब जन का अधिक विस्तार हुआ तो वो जनपद कहलाने लगे, और इनका अत्यधिक विस्तार हुआ तो ये महाजनपद कहलाए। तो जो 6ठी शताब्दी, याद रखिए इसको, 6ठी शताब्दी में जो क्षेत्र थे, क्षेत्रीय राजा थे, वो साम्राज्य विस्तार पर ध्यान देने लगे, और साम्राज्य विस्तार से ही वह अपने आप का आकलन करते थे, कौन चक्रवर्ती है, कौन विराट है। इस तरह के पद भी विकसित होने लगे, इस तरह की पद भी निर्मित होने लगे, और महाजनपद शब्द प्रचलन में आ गया। इस पुस्तक के आधार पर महाजनपद, वैदिक कालीन जनपदों ने अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपना विकास किया और स्वयं को सुविधा संपन्न बनाया। प्रकृति से प्राप्त संसाधनों जैसे हाथी, लोहा आदि को भी अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने एवं उपकरण आदि का निर्माण करने का प्रयोग किया। जनपद अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार अत्यधिक महत्वपूर्ण होते गए और महाजनपद के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया। जनपद, जन से जनपद और जनपद से ही शब्द बना है महाजनपद। अब देखिए पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना होगा आपको। बौद्ध पुस्तक अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इनमें 2 प्रकार के राज्य थे। इन महाजनपदों में 14 में राजतंत्र था और 2 में गणतंत्र। देखिए, जिस डेमोक्रेसी की आज हम चर्चा करते हैं वो 600 बीसी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि अभी आपकी 2023 चल रही है, 2023 और 600 वर्ष और जोड़ दीजिए इसमें, तो आपका कितना समय होगा, 2600 से 2700 वर्ष पहले भी कुछ राज्य ऐसे थे यहाँ पर लोकतंत्र पाया गया। इसको गणतंत्र भी कहा जाता है। तो 16 में भाई साहब आपके 14 हो गए कौसे, राजतंत्र, और 2 कैसे हो गए, गणतंत्र। टोटल हो गए 16। और कहाँ इसका उल्लेख मिलता है, बौद्ध पुस्तक अंगुत्तर निकाय में। अगला राजतंत्र, इसमें राजा का अध्यक्ष होता है, और गणतंत्र में यहाँ पर प्रजा अध्यक्ष होती है, यानी प्रजा किस चुना गया, राजा ही कार्य करता है। अब आते हैं हम महाजनपदों के बारे में, थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा आपको, इस चीज़ को नोट करना होगा। अंग, ये मुंगेर, ये बिहार में पड़ता है, मुंगेर एवं भागलपुर जिला है, इसको अंग कहते थे, अंगवत। मगध, ये बहुत ही महत्वपूर्ण महाजनपद था। पटना, गया, शाहाबाद जिले के कुछ भाग, यहाँ पर ही आपको पता होगा मगध में कौन सा, नंद वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, और अंत में मौर्य वंश भी यहीं पर था, पाया गया। अगला था काशी, जो आजकल आप वाराणसी का जो क्षेत्र है, हमारी जो
बनारस का जो क्षेत्र है उसको पहले काशी महाजनपद में आता था। बहुत कौशलपुर राजा, इसको आप याद रखेंगे, कौशल जो है राजा रामचंद्र से बिलोंग करता है, यानी कि जो अयोध्या गोंडा बहराइच का क्षेत्र है वो कौशल से है, और द्रौपदी का नाम था पांचाली। तो यहाँ पर ये पांचाल जो प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश के बरेली, फर्रुखाबाद, बदायूं में आता है। चलिए हम बात करते हैं वत्स की। वत्स जो है प्रयागराज और मिर्ज़ापुर, ये दो क्षेत्र हैं, दोनों जनपद मिला के वत्स महाजनपद का निर्माण हुआ। चेदी ये आधुनिक बुंदेलखंड, एमपी से, मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर का क्षेत्र है वह बुंदेलखंड में आता है। तो पहला अंग मगध काशी कौशल वत्स चेदी कुरु पंचाल सूरसेन, ये मथुरा का जो ब्रजमंडल एरिया है वो सूरसेन, और उससे पीछे का जो है राजस्थान का अलवर, भरतपुर, जयपुर, ये मत्स्य में आता है। अवंती आधुनिक मालवा, असमक, नर्मदा एवं गोदावरी नदियों के जो बीच का जो भाग था इसको असमक कहते हैं। और गांधार, ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की पश्चिमी और अफ़गानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र है। और ये 14 कैसे जनपद हैं, ये राजतंत्र वाले थे। और लास्ट कंबोज जो आधुनिक पाकिस्तान का जो हजारा ज़िला है वर्तमान में, तो उसको कंबोज, तो ये दोनों जो हैं भारत से बाहर के हो गए, गांधार और कंबोज। ये पाकिस्तान की पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी बॉर्डर पे लगता है गांधार। याद होगा आपको महाभारत में दुर्योधन की माँ का नाम क्या था, गांधारी। चलिए ये तो आपके 14 जनपद हो गए, इनका नाम एक बार फिर से याद करिए। अंग मगध काशी कौशल वत्स चेदी, अंग मगध काशी कौशल वत्स चेदी कुर पंचाल सूरसेन मत्स्य अवंती अशमक गांधार और कंबोज। चलिए अब हम क्या करते हैं इसके बारे में, अगला जो है, जो हमारे दो और राज्य हैं, ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण अथवा संघ द्वारा होता था। इस प्रकार के राज्यों का विवरण भी मिलता है, जैसे वज्जी और मल्ल। वज्ज यानी वैशाली बोलते थे, इसका दूसरा नाम था। और मल्ल, ये जो देवरिया पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, ये देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर एवं सिद्धार्थनगर, ये बड़ा जनपद था, महाजनपद। इसमें आपके 4 से 5 जिले आ रहे हैं, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर एवं सिद्धार्थनगर का क्षेत्र। और वज्जी जो है बिहार में गंगा नदी के उत्तर का भाग था, यानी कि ऊपर की तरफ, ये नेपाल से लगता हुआ क्षेत्र भी है इसमें थोड़ा सा कुछ। वज्जी, वैशाली लिखा है ना। गणतांत्रिक व्यवस्था वाले महाजनपद वज्ज की राजधानी के रूप में वैशाली का विशिष्ट राजनीतिक महत्व। ये वैशाली कहाँ है, ये वैशाली जो है वज्ज परिसंघ का मुख्यालय था, और ये वही जगह है वैशाली के कुंड ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, जैन मुनि। इन 16 महाजनपदों में मगध, कौशल, वत्स एवं अवंती, ये जो 4 जनपद हैं ये कुछ ज़्यादा ही बलशाली थे, शक्तिशाली थे, अतः ये प्रमुख महाजनपद कहलाए। इसमें भी मगध और अवंती ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। अवंती जो मालवा का था, मगध जो है बिहार का पटना गया, ये जो क्षेत्र है, ये मगध बताया था हमने आपको। मगध में कई महत्वपूर्ण राजवंश हुए हैं। तो ये इसमें एक नक्शा दिखाया गया। चलिए हम आपको एक और नक्शा दिखा देते हैं। आप एक चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में भारत का 600 ईसी पूर्व का भारत है। ये जो आपको 2 जनपद दिखाए गए थे, कंबोज और गांधार, ये भारत से बाहर हैं। गांधार पाकिस्तान में, और गांधार जो था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा पर लगा हुआ था, और कंबोज था भारत और पाकिस्तान में, जो हजारा जनपद के नाम से पाकिस्तान का आधुनिक। अब आ जाइए आप कुरु, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, पंचाल, कौशल, ये देख रहे हैं आप। और गंगा और यमुना के बीच का जो था वो कौन सा था, सूरसेन। मथुरा का सूरसेन, अयोध्या का कौशल, और उससे पहले का पंचाल। और कुरु ये हरियाणा एवं दिल्ली का जो भाग था वो। और मथुरा से पीछे आप चले जाइए, अलवर, भरतपुर, जयपुर साइड में, ये मत्स्य में था। अवंती मालवा, चेदी ये मध्य प्रदेश में पड़ता था, चेती बोलते हैं इसको। मगध ये बिहार का क्षेत्र है ही। अब रही आपकी इसमें असमक, ये दक्षिण भारत का राज्य है असमक।
और ये रहे आपके क्षेत्र गोदावरी और कृष्णा। ये जो दक्षिण भारत में एक महाजनपद था, अशमक था। उसके बाद मालवा, अवंती, और ये जो आपका मत्स्य देख रहे हैं आप, ये नक्शा पे आप आराम से देख सकते हैं। इससे ना स्पष्ट हो रहा हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये रहा गांधार, कम्बोज आपको पहले ही स्पष्ट हो गया है। ये माफ़ कीजिए, ये हमारे देश से वर्तमान में बाहर हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा की तरफ। कुरु दिल्ली और हरियाणा का हो गया आपका। सुरसेन मथुरा का हो गया। मत्स्य अलवर भरतपुर जयपुर। पांचाल ये आपका बरेली फर्रुखाबाद लिखा हुआ है, बदायूं जिले का क्षेत्र है। कौशल ये अयोध्या की तरफ आप बढ़ जाइए, अयोध्या, बहराइच और गोंडा। बज्जी, बज्जी भी आपको किधर की तरफ है, पूर्व की तरफ, गंगा के उत्तर की तरफ। वत्स ये इलाहाबाद पे आप पहुंच जाइए। प्रयागराज, मिर्ज़ापुर। अवंती काशी कांची अवंतिका। आधुनिक जो मालवा है। मगध आप जानते ही हैं, मगध और अंग का तो आपको पता होना ही चाहिए। मगध और अंग, मुंगेर एवं भागलपुर, और इससे थोड़ा अंदर आ जाते हैं जो बिहार की राजधानी पटना है, तो वो आपका मगध। और मगध तो 4 जो प्रमुख महाजनपद बताए गए थे उनमें भी प्रमुख था मगध। 16 महाजनपद में जो 4 थे, मगध अवंती ज़्यादा महत्वपूर्ण था। मगध, कौशल, वत्स और अवंती, इन चारों में भी मगध और अवंती ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। अब हम आते हैं अगले पर, चैप्टर के आगे भाग पर, प्रशासन, समाज और लोगों के जीवन में बदलाव। महाजनपद काल में राजा की शक्ति बढ़ गई थी। वह अति विशिष्ट व्यक्ति बन गया था और वह समाज का रक्षक था। उसका मुख्य कर्तव्य दुश्मनों से प्रजा की रक्षा व राज्य में शांति व्यवस्था, कल्याण और न्याय करना। शासन के कार्य में मदद हेतु अनेक अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए गए। राजाओं की प्रवृत्ति अपने राज्य को बढ़ाने में थी, इसलिए उन्हें बड़ी बड़ी सेनाएं भी रखनी पड़ती थीं और राजा सेना का प्रमुख होता था। वही युद्ध में सेना का संचालन करता था। राज्य की आय के लिए प्रजा से कर वसूला जाता था। व्यापार के द्वारा भी आय प्राप्त होती थी। इस समय वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री रुपए पैसे द्वारा होने लगी थी। महाजनपद काल में माना जाता है कि मुद्रा का प्रचलन बढ़ गया था। बड़ी बड़ी सड़कों से व्यापार में काफ़ी वृद्धि होने लगी थी। ईरान का, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापारी भारत आते थे और विकास के लिए समूह और संगठन भी बनाए गए। फिर इस युग में पहले की अपेक्षा एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला, शहरों का विकास। इनमें शहरों का विकास प्राय शिल्प केंद्रों, व्यापारिक केंद्रों और राजधानियों के आसपास होता था। प्रारंभ में कुछ गांव ऐसे थे जिनके शिल्प कार्य अधिक विकसित अवस्था में था। धीरे धीरे ये कुशल शिल्पी एक स्थान पर एकत्र होने लगे और नया स्थान गांव एवं शहर के रूप में बदलते गए। इन कुशल शिल्पियों में से एक स्थान पर रहकर काम करना प्रारंभ इसलिए पसंद किया क्योंकि इन्हें कच्चा माल प्राप्त करने और तैयार की हुई चीज़ों को बेचने में अधिक सुविधा होती थी। विभिन्न व्यवसायों को पुत्र अपने पिता से सीखता और व्यवसाय करता। विभिन्न प्रकार के शिल्प कार्य, चलिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट ना होकर के अब ये पूछा गया वह कौन सी विशेषताएं हैं जो शहरों में होती हैं परंतु गाँव में नहीं चर्चा की। देखिए शहरों में आपको क्या है, हर चीज़ उपलब्ध हो जाती है फ़ोन पर, हर सारी चीज़ें, मार्केट होता है, आवागमन की सुविधा होती है, यातायात की भी सुविधा अच्छी रहती है। इस कारण इनमें आपस में संघर्ष होता रहता था। कई बड़े राज्य छोटे राज्यों को हड़पते चले गए। बिल्कुल वैसे ही बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। वे अपने राज्य क्षेत्र तथा प्रभाव बढ़ाने के लिए कई तरीके अपनाते थे। दूसरे राज्यों से मित्रता करना, शादी के रिश्ते बनाना, संधि करना या फिर सीधे आक्रमण करना। इस प्रकार एक राज्य दूसरे राज्यों में मिलते चले गए और अंत में मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हो गया। दुनिया को छोड़ो, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, महाजनपद काल में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था। और इसमें अब चर्चा करते हैं। अब हम अपने इतिहास की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। साम्राज्य, सबसे पहले साम्राज्य का मतलब समझ लेते हैं भैया। जब राजा अपने राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार कर लेते हैं तो उनके राज्य के
को साम्राज्य कहा जाता था, यानी राजा का बहुत बड़ा राज्य जो है तो वो साम्राज्य के नाम से जाना जाता। छठी शताब्दी ईसा पूर्व नंदों के साम्राज्य तक की स्थापना तक मगध में क्रमशः 3 राजवंशों का शासन हुआ। सामान्य ज्ञान का प्रथम प्रश्न भी आपका तैयार हो रहा है। मगध में सबसे पहले शासन किसका था? हर्यक वंश का, फिर शिशुनाग वंश का, उसके बाद नंद वंश का, और यह शासनकाल लगभग 220 वर्षों तक रहा। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसके शासनकाल में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। कहते हैं घनानंद के पास बहुत विशाल सेना थी। मगध साम्राज्य के शासकों ने अपने साम्राज्य के और अधिक विस्तार की नीति अपनाई। उसके पास एक विशाल सेना भी थी, जिसमें हजारों घुड़सवार और हाथी भी थे। यही कारण था कि मगध राज्य एक विशाल साम्राज्य बन सका। सबसे पहले तो मगध में राज्य नंद वंश रहा। नंद वंश में घनानंद बहुत प्रतापी राजा था। सबसे पहले कौन सा वंश आया? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। देखिए ये कौन सा हर्यक वंश है आप जानते हो शायद, अजात शत्रु वाला, वही हर्यक वंश जिसने प्रथम बौद्ध संगीत कराई थी, अजात शत्रु। चलिए उनके बारे में अभी आपको पढ़ने को मिलेगा। सिकंदर और पुरु में युद्ध, यहाँ पर एक झलक दिखाई गई है। सिकंदर और तक्षशिला के राजा आम्भी, जिसका नाम पुरु था। आम्भी ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण दिया। पुरु का राज्य झेलम नदी और चिनाब नदियों के बीच में था। ये पंजाब प्रांत की घटना है। सिकंदर से युद्ध की खबर सुनकर पुरु ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। छोटा राजा था लेकिन बहुत वीर था। मैं सिकंदर को अपने क्षेत्र का एक भी टुकड़ा नहीं जीतने दूंगा। ये दिखाइए पुरु की तैयारी दिखाई गई। क्या हुआ? चित्रकथा के रूप में दिखा दिया। भयंकर युद्ध हुआ। सिकंदर की सेना का वीरतापूर्वक मुकाबला किया, किंतु दुर्भाग्यवश सिकंदर की सेना ने पुर के किले को बहुत नुकसान पहुंचाया और पुर के घायल हाथियों में भगदड़ मच गई। तो यानी कि पुर पराजय की ओर प्राप्त हो गए, पराजय को ही प्राप्त कर दिए। जब पुर घायल हो गए युद्ध में, पुर की सेना को काफ़ी क्षति हुई, वह स्वयं भी घायल हो गया। पुरु तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? यहाँ पर पुरु को पकड़ के सिकंदर के सामने लाया गया। देखिए यहाँ पर भारत की वीरों की वीरता। उन्होंने कहा वैसा ही, सिकंदर ने पुरु से पूछा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। वहाँ बताया कि वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। ये रहा। अच्छा, यहाँ तुम मेरे मित्र बनोगे। यहाँ पर क्या हुआ? इस वाक्य से इतिहासकार मानते हैं पुरु की जो वीरता थी, उसकी वीरता से वह सिकंदर पिघल गया और उसके साथ मैत्री संबंध बना लिए। अब वहाँ से आगे बढ़ने के लिए सोचा उसने, विरोधियों से भी क्या सीखा जा सकता है। चर्चा की उसके जो गुण होते हैं ना, वो सीखने चाहिए। सिकंदर ने पुरु का जीता हुआ राज वापस कर दिया। इसी बात से उन्होंने कहा तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार होना जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। अगला है सिकंदर का आक्रमण हुआ। ठीक है, सिकंदर पर थोड़ी चर्चा कर ली जाती है। उन दिनों यूरोप महाद्वीप के यूनान देश में मैसिडोनिया नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा सिकंदर अपनी विशाल सेना लेकर दुनिया जीतने के लिए चला था। कहते हैं सिकंदर जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर विश्व विजय के इरादे से आया था भारत की तरफ, और यहीं से पुरु से लड़ाई करने के बाद यहीं से उसकी सेना वापस हो गई। वह पारसी साम्राज्य का सम्राट एवं अन्य बहुत से राजाओं को हराता हुआ सिंधु नदी के किनारे पहुंचा। कहते हैं यूनान का सिकंदर था तेरे तट पे हारा। वहाँ उसने बहुत से छोटे छोटे राज्यों को हराया। इनमें से एक राजा था पुरु, जिसकी कहानी चित्रकथा में आपको बताई गई। अब सिकंदर की सेना लड़ते लड़ते थक चुकी थी। जब उसने यहाँ से सीधा मगध की ओर प्रस्थान करना चाहा, लेकिन मगध के राजा घनानंद की विशाल सेना के बारे में सुना तो उसकी सेना ने लड़ने से इनकार कर दिया और वो अपने मैसिडोनिया वापस लौट गए। अब चर्चा थोड़ी सी यहाँ पर, जब इतिहासकार उसके प्रभाव की चर्चा भी करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र पर सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव ज़्यादा न पड़ के, लेकिन सांस्कृतिक क्षेत्र पर ज़्यादा पड़ा। सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर के भारतीय आक्रमण के विवरण से भारतीय इतिहास की तिथि निर्धारण में सहायता मिलती। भैया जब वहाँ के इतिहासकार साथ आए, उनका भारत का इतिहास कब से था,
सिकंदर के आक्रमण से। तो पहला आक्रमण सिकंदर का ही था। सिकंदर के आक्रमण ने भारत के द्वार यूनानी संपर्क प्रभावों के लिए खोल दिए। इस घटना के बाद विदेशों से घनिष्ठ व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए और अनेक विदेशी आक्रांता भी आने लगे। ये भी तो आपको लिखना चाहिए था भाई साहब। भारतीय शिल्प कला का और ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र पर यूनानी लेखकों का गहरा प्रभाव मिला। भारतीय सिक्कों पर यूनानी सिक्कों की निर्माण शैली का प्रभाव दिखाई दिया। यहाँ पर एक देख रहे हैं आप, साइड में चित्र बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए 540 से 412, ये नोट कर लीजिए, याद करिए 540 से 412 तक 323 से तो मौर्य साम्राज्य आने से पहले यहाँ पर 3 साम्राज्य आ गए। ये लगभग कितना समय होगा, 540 412 में घटा दीजिए, लगभग आपका ये होगा 70 से 80 वर्ष का होगा। अगला क्या है, शिशुनाग वंश, कालाशोक, जिसके यहाँ द्वितीय बौद्ध संगीत हुई है। ये 412 से 344 और 344 के बाद ये थोड़ी देर रहा है, 344 से 323 ईस्वी पूर्व तक ये नंद वंश रहा है। और इसको हटाने वाले कौन थे भाई साहब, हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य की सहायता से। अब हम आते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ, थोड़ा सा प्रश्नोत्तर भी देख लेते हैं। 16 महाजनपदों के प्रमुख 4 महाजनपदों के नाम लिखिए भैया। 16 महाजनपदों के प्रमुख 4 महाजनपद, मगध, कोसल, वत्स, अवंती। मगध, कोसल, ये तो आप समझ लीजिए राम राज्य, और ये आपका मगध राज्य। मगध, कोसल, वत्स, अवंती। वत्स जो था ये उसका था प्रयागराज का, और अवंती मालवा का, अवंती उज्जैन, इसको आप उज्जैन समझ सकते हैं, कृष्णदेव राय। अगला था 16 महाजनपदों में 4 प्रमुख महाजनपद। महाजनपद कैसे बने, ये पहला प्रश्न। जनपदों की विस्तार, थोड़ा सा हल्का राइटिंग है यहाँ पे, माफ़ कीजिए, थोड़ा सा प्रिंट हल्का हो गया है। अगला है, वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, वीडियो बहुत ही बड़े होते जा रहे हैं। धन्यवाद।